अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम नुक़्ते नज़र में आपका इस्तक़बाल है। खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जनाब आदिल मोहम्मद साहब, सोशल एक्टिविस्ट, समाजी जहदकार। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम नुक़्ते नज़र में हम गुफ्तगू करते हैं हालात हाज़िरा पर और अहम इश्यूज़ पर और उसके पीछे छुपी हुई हकीकत को, सच्चाइयों को आप तक पहुँचाने की बेबाकाना कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि साल 2016 में जुमला 5 रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं और उससे पहले इस वक्त मौजूदा समझिए कि मुल्क का जो माहौल हम देख रहे हैं, ये माहौल मुल्क को किस तरफ ले जा रहा है और आने वाले इलेक्शन में ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में गुफ्तगू की है यूनिवर्सिटीज़ के मामले पर कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली तक जो वाक़यात पेश आए हैं, उसने मुल्क को समझिए कि किस किस्म का माहौल दिया है। एक और अहम बात इस वक्त ये भी आज हमें अपने प्रोग्राम में करनी है कि मुल्क में ऐसा महसूस हो रहा है कि एक मखसूस फ़िक्र को, एक मखसूस कल्चर को थोपने की समझिए कि कोशिश की जा रही है। क्या ये आने वाले इलेक्शन को देखते हुए हो रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि जिस तरीके से JNU के हालात हुए और वहाँ पे कन्हैया कुमार नामी जो नौजवान को, जो स्टूडेंट्स यूनियन का जो लीडर था, उसे गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी के बाद उसकी एक स्पीच तकरीर को मीडिया ने समझिए कि बहुत ज़्यादा पेश किया है। उसका भी क्या असर रहेगा आने वाले इंतखाबात में, चुनाव में? क्या ये जो तमाम जो समझिए कि माहौल इस वक्त देखा जा रहा है, क्या ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है या फिर इससे फ़ायदा किसको होगा, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जनाब आदिल मोहम्मद साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम में। खैर शुक्रिया बहुत। जैसा कि एक बात ने दौरान गुफ्तगू मैंने कही कि इलेक्शन से माहौल से पहले ऐसा महसूस हो रहा था कि मुल्क में कुछ एक ख़ास मखसूस कल्चर को या एक किस्म की फ़िक्र को समझिए कि थोपने की जो कोशिश की जा रही है, कहाँ तक आप सहमत हैं? नहीं, मैं बहुत हद तक मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। ये जो सोच आपने कहा, सोच की बात आपने जो कही, वो सोच का मतलब ये है कि हमारी तो एक सोच क़ायम है हिंदुस्तान की, हमारे आइन के तहत और हमारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत एक हमारी सोच तो क़ायम है। वो सोच है हर हिंदुस्तानी को बराबर का दर्जा मिले, हर हिंदुस्तानी को वो हुकूक़ हैं जो दूसरे हिंदुस्तानियों को हैं, और एक बिल्कुल ही वेरी वेल डिफाइंड हमारा स्ट्रक्चर है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सी चीज़ों को बांध कर रखा है। बिल्कुल ये अब हमको मुझे ख़ास करके चंद हफ्तों में, ये लास्ट एक महीना 1.5 महीने में, जब से रोहित वेमुला का ये उनका सुसाइड हुआ, जो जिन हालात में, जिन तशवीशनाक हालात में हुआ, उस वक्त से देश के दानिशमंद और देश के लिए दर्द रखने वाले सियासतदान भी होंगे उसमें, और जो है जहादकार और जो है सोशल एक्टिविस्ट और हर हिंदुस्तानी जो मुल्क से मोहब्बत रखता है, वो सोच में था कि ये आखिर हो क्या रहा है जी। बिकॉज़ यहाँ पर जो है एक फ़िरक़े के ख़िलाफ़, कास्ट बेस्ड एक डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा तांडव हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नज़र आया, जिसके बारे में बहुत सी चर्चा हो चुकी है। मीडिया और जो है चैनल्स के हर चैनल में इस पर बहुत लंबी चर्चा हो चुकी है। लोग इससे बहुत फ़िक्रमंद भी थे। और इसके बाद कुछ पॉज के बाद ये JNU का जो इशू है, JNU का इशू HCU से पहले का इशू है। यहाँ पे UGC को लेकर और स्कॉलरशिप्स को लेकर जी बहुत बड़ा जो है एक एजिटेशन चल रहा था। बिल्कुल, बहुत लंबा अरसे से चल रहा है, वो 2-2.5 महीने 3 महीने हो गया। वहाँ पर ऐसा कोई तनाव या कोई कॉन्फ्लिक्ट यूनिवर्सिटी और जो है स्टूडेंट्स के बीच में नज़र नहीं आया, ना ही कोई उसमें इंट्रूजन्स हुआ। अचानक जब ये रोहित वेमुला का इशू आया, जो देश में पूरी तरीके से एक डिवाइड पैदा कर दिया कि एक ख़ास किस्म की सोच इस मुल्क को ज़ात पात के बुनियाद पर एक ऐसे कगार पर लेकर जाने में कामयाब होना चाहती है, जो कामयाब कभी नहीं होगी। चाहती है कि वो है ज़ात पात में कैस्टिज़म का, जी, पिछड़ों का, दलितों का। ये मसला बहुत ज़ोर शोर से चला। यूनिवर्सिटीज़ में कई इस पर प्रोटेस्ट हुए, देश के रोडों पे, गलियों में, बाज़ारों में लोगों ने इस पर एहतजाज किया और बहुत बड़ा रजिस्टर किया कि ये नहीं चलेगा। और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ तो वो गहवारा है जहाँ पर हर किस्म की सोच को पनपने का, एक डिबेट का और उस पे नतीजों का एक गहवारा है, जहाँ पर
आज़ादी राय तो पूरी तरीके से लागू होती है, तो वो लागू होती हुई आज़ादी राय पे जब लोग लगाया गया तो वो बहुत ही निंदनीय बात थी। जो मैंने ओपनिंग स्टेट में कहा कि हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी डेफिनेशन है, राइट्स का भी डेफिनेशन है, कास्ट्स का भी डेफिनेशन है, हर चीज़ का डेफिनेशन है, माइनॉरिटीज़ का डेफिनेशन है। उन डेफिनेशंस को तोड़ने की एक ख़ास कोशिश की गई और अफसोस की बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत ने जिस किस्म का गहरावा, जिस किस्म का उन्होंने बंद बनाया, वो बंद में लगता है कि वो थोड़ी तरह घबरा गए। वो घबरा ये गए कि भाई ये अगर इशू बड़ा हो जाएगा कैस्टिज़म का जी, और ये कैस्टिज़म का इशू वहाँ पर कन्हैया कुमार भी कैस्ट, ये दलित से बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड हैं, बिहार के हैं, और ये यहाँ के आंध्रा के हैं, रोहित वेमुला। एक नॉर्थ साउथ में कैस्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का इल्ज़ाम पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पे, HRD मिनिस्ट्री पे और मोदी सरकार पर पूरा लगता हुआ नजर आया। इसके साथ इस वजह से अब आगे आप, मैं कहूँगा, आप बताइए जी। एक और सवाल ये है कि जिस तरीके से इस दरमियान में जैट रेजोल्यूशन को लेकर भी हंगामा रही हुई है, और आपने कहा कि HCU से पहले ही JNU में फेलोशिप और स्कॉलरशिप वगैरह को लेकर जो मामले चल रहे थे, और आपने पूरा वाक़या बताया कि किस तरीके से हुकूमत ने समझिए कि मनसूबाबंद तरीके से ये काम किया है, तो क्या आप समझते हैं कि एक जो मसनूई तौर पर हालात पैदा किए गए, क्या वाकई इसमें हुकूमत समझिए कि शामिल है इस साजिश में? बिल्कुल। आज ये 2-4 दिन से देखिए, रोहित वेमुला और सेडेशन, एंटी नेशनल स्लोगन्स और आतंकवादियों का साथ देना, एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स करना, ये सारी जो इल्ज़ामात लगे हैं, उन इल्ज़ामात से सारे तथ्य ये बताते हैं कि कन्हैया कुमार हो या उनके साथी, कुछ साथी में उसमें मुलविस थे, लेकिन कन्हैया कुमार और दूसरे साथी जी, ये पूरी तरीके से रिपोर्ट्स आई है। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इस पर एक इन्वेस्टिगेशन खड़ा किया था, और जो सामने आते हैं हक़ाइक़, उससे ये नहीं लगता कि किसी भी तरह से कन्हैया कुमार कहीं भी एंटी नेशनल या मुल्क के ख़िलाफ़ या किसी ऐसे गैर ज़िम्मेदार स्टेटमेंट दिए हों, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन एक बात है कि उनको अरेस्ट किया गया, सेडेशन का चार्ज लगाकर, जो बिल्कुल ही उन पर स्टैंड नहीं होता। सेडेशन का चार्ज सेडेशन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्ट है, और जिसके बारे में हमने बहुत चर्चा भी की, उसमें ज़रूरत नहीं है एलॉबरेटली डिस्कस करें। लेकिन वो जो उनको अरेस्ट किया, उसके बाद वो रिलीज़ हो गए, उसके बाद रिलीज़ होने के बाद जो स्टेटमेंट्स दिया, जो स्टेटमेंट्स कन्हैया कुमार ने अरेस्ट होने से पहले जो 9 फरवरी की जो स्पीच में दिया, उससे ज़्यादा एग्रेसिवली और उससे ज़्यादा एलॉबरेटली उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी और ये सरकार को, इनकी सोच को, RSS को, ABVP को, BJP को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो बोलने का मतलब ये है। आदिल साहब, आपने अभी बात की कि किस तरीके से कन्हैया कुमार ने कटघरे में खड़ा किया हुकूमत को, बल्कि आज तो आगे बढ़कर कुछ सियासी कायदीन कन्हैया कुमार का तक़ाबुल वज़ीर आज़म से कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल, जैसा कि आपने कहा कि ख़ास तौर पर रिहा होने के बाद जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दी है JNU में, और बहरहाल अपने ऊपर जो लगे हुए इल्ज़ामात की भी सफाई दी, और हुकूमत या फिर जो हुकूमत के कारिंदों ने उनके साथ सलूक किया, उस पर भी उन्होंने बातचीत की है। आइए एक नज़र देखते हैं कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं। किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, खास करके ABVP के प्रति तो कोई भी नफरत नहीं। ABVP के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, क्योंकि हम लोग सच में लोकतांत्रिक लोग हैं। हम लोग सचमुच का संविधान में भरोसा करते हैं, इसीलिए ABVP को दुश्मन की तरह नहीं, विपक्ष की तरह देखते हैं। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा वीच हंटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि शिकार भी उसका किया जाता है जो शिकार करने के लायक हो। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपसे भारी वैचारिक मतभेद है, लेकिन सत्यमेव जयते चूंकि आपका नहीं, इस देश का है, इस संविधान का है, मैं भी कहता हूं सत्यमेव जयते। JNU पे हमला एक नियोजित हमला है, इस बात को आप समझिए। और यह नियोजित हमला इसलिए है कि आप ऑक्यूपाई UGC मूवमेंट को डिलेजिटिमेट करना चाहते हैं। यह नियोजित हमला इसलिए है कि आप रोहित वेमुला के जस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है,
उस लड़ाई को आप खत्म करना चाहते। इस देश की सत्ता ने जब जब अत्याचार किया है, जेएनयू से एक बुलंद आवाज आई है और हम उसी को दोहरा रहे हैं और हम उस सत्ता को याद दिला रहे हैं कि तुम हमारी लड़ाई को डाइल्यूट नहीं कर सकते। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। एक बहरहाल जिस तरीके से आपने देखा कि कन्हैया कुमार ने एक ज़बरदस्त अपनी स्पीच में तकरीर में ये कहा कि ये एक नियोजित हमला है और साथ ही साथ उन्होंने रोहित वेमुला की लड़ाई को ख़त्म कराने की एक से समझिए कि चाल भी हुकूमत की करार दिया। बहुत सारी उन्होंने बातें इस मौके पर की हैं जो हुकूमत पर एक सवालिया निशान ज़रूर खड़ा करती हैं। गुफ्तगू का पर ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त तो चला एक मुख्तसर वक्फे का। लौटते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक़्ते नज़र में वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तक़बाल है। खैर मक़दम में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सामुद्दीन और इस वक्त स्टडीज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आदिल मोहम्मद साहब, सोशल एक्टिविस्ट, समाजी जहदकार। और हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में, आने वाले चंद महीनों में जिस तरीके से 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, इसको देखते हुए मुल्क में जिस तरीके से हालात इस वक्त पैदा किए जा रहे हैं, मगरबी बंगाल, केरला, तमिलनाडु, आसाम, पुडुचेरी में इंतखाबात होने हैं और देखना यह है कि इन इंतखाबात में ऊँट खिसक करवट बैठता है। लेकिन उससे पहले मुल्क का जो में सबसे पहले तो जो अदम रवादारी की, इंटॉलरेंस की बात चली, उसके बाद फिर अब ये जिस तरीक़े से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक माहौल देखा जा रहा है, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स जिस तरीके से मुतासर हुए हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर जवाहरलाल यूनिवर्सिटी तक हर कोई इस बात से वाकिफ़ है कि किस तरीके से मुल्क में ये हालात पैदा हुए और हुकूमत किस तरीके से समझिए कि इसमें बहरहाल शामिल होती हुई नज़र आ रही है। कन्हैया की तकरीर अभी अपने वक्फे में जाने से पहले कहीं देखी, उसमें उन्होंने कहा कि ये एक नियोजित हमला है और रोहित वेमुला की भी खुदकुशी के मामले को भी हुकूमत दबाना चाहती है और जेएनयू के में भी समझिए कि वो वहाँ के स्टूडेंट्स की आवाज़ को हुकूमत दबाना चाहती है। इन तमाम चीज़ों का आदिल साहब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं इस साल 2016 में 5 रियासतों में, उसका मौजूदा सिनेरियो की वजह से क्या असर पड़ सकता है? यस, ये देखिए बहुत उम्दा सवाल आपने किया। जेएनयू से पहले जो हुआ था 2014 में सबका साथ सबका विकास, मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ा दंगा हो गया जिसमें हज़ारों मुसलमान बेघर हो गए, 20 मुसलमानों का कत्ल हो गया और एक माहौल कम्युनलिज्म का बनाकर एक तरफ नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास करते रहे, लेकिन एक फैक्टर कम्युनलिज्म और डेवलपमेंट का चला जिससे नरेंद्र मोदी ने देश की आवाम को एक ऐसा जहन बनाने पर काम झोंक दिया जहां पर उसे लगने लगा कि भाई चलो कुछ होने वाला है। धोखा हो गया लोगों के साथ, ये सब खुली बात है, हर समझदार आदमी कहेगा कि देश को धोखा हो गया। दूसरी बात, फिर जब इलेक्शंस बिहार में जीते गए, कश्मीर में भी जीता, पीडीपी जो खुद जो है अफजल गुरु को टेररिस्ट नहीं मानती, अफजल गुरु को शहीद मानती है, उनके साथ गठबंधन कर कर इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। अभी भी लगे हुए हैं पीछे, अमित शाह लगे हुए हैं कि कैसे किसी तरीके से गवर्नमेंट बन जाए। तो ये इनकी सियासत ज़्यादा होती है और जो है ज़मीन सतह पर कोई काम करने की बीजेपी उतनी कामयाब नहीं होती। नारेबाजी, स्कीम्स, नाम बदल दो, ये सारा कुछ चलता है। अब बिहार में जब आ गए, बिहार में आने के बाद इन्होंने एक मुद्दा बीफ का उठा दिया और इखलाक का कत्ल हो गया। एक कैस्ट सादपुरा पे, एक हरियाणा में एक 2 बच्चों का जो है किरोसिन हाल जन का जला दिया गया। तो ये इलेक्शन, इनके इलेक्शन मुद्दों पर नहीं जीते जाते, काम की बुनियाद पर नहीं जीते जाते, इनके मुद्दे बनाए जाते हैं बहुत स्ट्रैटेजिकली, एक पूरी सोच के साथ एक बनाया जाता है मुद्दा। अब की बार इन्होंने ये किया, रोहित के बाद कैस्ट का मुद्दा बड़ा हो गया जी, जेएनयू में कैस्ट का मुद्दा बड़ा हो गया। देश भर में कई किस्म के फ़िरक़ेवाराना जहनीत के लोग बात करते हैं, ना हिंदू सेफ़ है, ना मुसलमान सेफ़ है, ना क्रिश्चियन सेफ़ है। कल भी कई ऐसे इंसिडेंट्स है 24 घंटे में पिछले, जिसमें क्रिश्चियंस पे अटैक हुआ, मुसलमानों पे अटैक हुआ और जो है दलितों पे अटैक हुआ। तो ये मतलब ये है कि इनको एक मुद्दा चाहिए था। ये इन्होंने देखा कि ये जो स्टेट्स आने वाले हैं, ये स्टेट्स पूरे जो है हिंदी बेल्ट के नहीं हैं। ये ख़ास प्रॉब्लम बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा
मुद्दा खड़ा हुआ है कि ये तमिलनाडु हो, तमिल है, आसाम में हिंदी नहीं बोली जाती, बंगाल में नहीं बोली जाती, केरला में नहीं बोली जाती, पांडिचेरी। नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े नारे और ये हिंदी बेल्ट के जो लीडरान हैं बीजेपी के, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और एबीवीपी का जो सोच के जो नारेबाजी होती है, वो नारेबाजी ख़ास करके ठेठ किस्म की हिंदी में होती है और उसका असर इस खित्तों में नहीं था, नहीं रहेगा। ये जगह पर पूरी तरीके से लोकल स्टेट पावरफुल पॉलिटिकल पार्टीज़ है। और एक बात यह है कि केरला में जो है कांग्रेस का जोर है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, आसाम में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ की डायनेमिक्स अलग है। ये बहुत ही लिटरेट जगह है, यहाँ पर इनको जो है नहीं पिनाया जा सकता है। तमिलनाडु में एक वाक़या ऐसा आया था, आरएसएस के लोगों ने बहुत बड़ा मार्च की कोशिश की बीच की तरफ, तो गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी, ज़ोर ज़बरदस्ती आरएसएस वालों ने एक बहुत बड़ा मार्च किया, तो पूरों को अरेस्ट कर जेल में बंद किया गया। हमारा सवाल ये है कि इन सब के बावजूद लोकसभा इंतखाबात में हमने देखा कि मोदी लहर जो चली थी उसका काफी फायदा हुआ था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत भारी तादाद में 282 सीटें लाने में वो कामयाब हुए थे। तो क्या मोदी लहर इस वक्त आप नहीं समझते कि मुल्क में चलेगी? मैं भी इसी पे आ रहा हूँ। जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनको एक मुद्दा चाहिए था। यहाँ मुद्दा कैस्ट का नहीं चलेगा पूरी तरीके से, यहाँ मुद्दा जो है पोलराइजेशन कम्युनलिज्म का भी नहीं चलेगा। यहाँ मुद्दा जो है पूरा हमने डेवलपमेंट कर दिया, कहाँ डेवलपमेंट कर दिया, हर चीज़ का दाम बढ़ता है, पेट्रोल का प्राइस बजट तो अच्छा पेश किया है। बजट समझ में कैसे आएगा आम आदमी को? समझाने के लिए इनके पास लोग भी तो चाहिए, वहाँ ज़बान का भी मसला है, वो क्यों समझाएंगे? जो हुकूमत में वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है, जो रीजनल है, वो क्यों समझाएंगे? उनके फ़ायदे में समझाना नहीं है, उनके फ़ायदे में तो उल्टा समझाना है। तो खैर वो है या नहीं है, वो डिबेट का मसला है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने एक नारेबाजी से बातें खुलकर सामने आ रही हैं, इसकी तथ्य आपको मिलेंगे, आप मीडिया में हैं, आपको मालूम है कि जो जेएनयू में नारेबाजी हुई, वो नारेबाजियों के पीछे एक साजिश थी। अब वो साजिश का हाथ कहाँ तक जाता है, वो डोर उसकी कहाँ बंधी हुई है, ये समझने का विषय है। आप देख सकते हैं कई ट्वीट्स और कई आर्टिकल्स आज डोमेन में हैं जिसमें ये समझाया जाता है कि सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोगों को वहाँ पर प्लांट किया गया, उन्होंने एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाए, उन्होंने ही देश के खिलाफ सारी बातें की और एक मुद्दा ऐसा बनाने की कोशिश कर दी कि सेडेशन नेशनलिज्म का डेफिनेशन। अब नेशनलिज्म का डेफिनेशन पे मुद्दा है, आज देश के सामने इन्होंने जो मुद्दा बनाकर खड़ा कर दिया नेशनलिज्म का। बोलने का मतलब यह है कि नेशनलिज्म का मुद्दा वो लोग समझाएंगे, आरएसएस समझाएगी नेशनलिज्म का मुद्दा। आरएसएस को नेशनलिज्म से कोई मतलब नहीं है। आरएसएस का नेशनलिज्म जो है वो नेशनलिज्म एक इंपोर्टेड नेशनलिज्म है जर्मनी का। मैंने शायद इस पे यहाँ पर आपके चैनल में भी बात की। हमारा नेशनलिज्म एक इंक्लूसिव नेशनलिज्म है। हमारे नेशनलिज्म की बात यह है कि हमारा नेशनलिज्म यह कहता है कि जबान भिन्न हो सकते हैं, मजहब भिन्न हो सकते हैं, हमारा कल्चर अलग हो सकता है, हमारी रहन सहन अलग हो सकता है, हम अलग अलग खित्तों से बिलोंग कर सकते हैं, खान पान अलग हो सकता है, हमारा मुल्क एक हो सकता है, हम अलग अलग मुल्क हैं। ये हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट्स एक अलग अलग मुल्क जैसे थे, इन सब ने एक माहदा किया, एक अपने आप को मन बनाकर इन्होंने कहा कि इंक्लूसिवनेस में नेशनलिज्म है। हमारी ताकत भिन्न होने के बाद भी डाइवर्सिटी इन इंक्लूसिवनेस इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो बात है वो बात का ही नेशनलिज्म हमारा है। इनका नेशनलिज्म कैसे, वो भी सुन लीजिए आप। इनका नेशनलिज्म ये है कि जात एक होनी चाहिए, मजहब एक होना चाहिए, जबान एक होनी चाहिए, मुल्क एक होना चाहिए, कल्चर एक होना चाहिए, ट्रेडिशन एक होना चाहिए। हो ही नहीं सकता, हिंदुस्तान में ये नहीं हो सकता। इसके लिए तांडव कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा। तमिलनाडु तो मानेगा नहीं, केरला मानेगा नहीं। वेस्ट बंगाल का एक अलग किस्म का नेशनलिज्म, शुरू से वेस्ट बंगाल एक मुल्क बना हुआ है बंगाल का। बंगाल की आस्था एक अलग किस्म की ताकत पैदा करती है। इसका मतलब ये नहीं कि बंगाली आपसे अलग है। बंगाली मुल्क के सबसे वफादार लोग हैं, मुल्क में पूरी तरीके से अपना साथ देकर मुल्क को मजबूत बनाते हैं। यहां पर जाकर आप जो है नेशनलिज्म की बात करेंगे तो अपना नेशनलिज्म बताएंगे वो लोग। जी तो बोलने का मतलब ये है कि एक किसी भी तरीके से जो हवा आपने पूछा, हवा कैसी थी? नरेंद्र मोदी की हवा बनाई गई थी 38,000 करोड़ रुपया झोंक कर, आग लगाकर उसकी वावेले से हवा बनाई गई थी। अब वो हवा अभी है नहीं, वो हवा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर है बीजेपी। मैं ये भी नहीं मानूंगा कि टोटली कमजोर है। जरूर ये है कि जो स्टेट्स में जहां पर ये जा रहे थे, जैसे आसाम में इन्होंने 15 लोकसभा सीट्स लिए थे, अब वो नहीं ले सकते। वहां पे जो है जो अजमल साहब की जो पार्टी है,
अजमल साहब की पार्टी जो अपोजिशन में थी, कांग्रेस से अपोजिशन में थी, हो सकता है हाँ वो हो सकता है कि कांग्रेस के साथ जुड़ जाए और एक अलग किस्म का संगठन बने। मतलब ये है कि सारी जगह पर वो माहौल अब बन चुका है कि किसी भी तरीके से इस बढ़ते हुए आतंक को और जिस किस्म की जो सोच पैदा की जा रही है, हमारे नेशनलिज्म पे, हमारी जो है आस्था पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जो निशान उठाए जा रहे हैं और मासूम बच्चों को झूठ के नारेबाजी कर झूठ से उनको झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास करके दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है, और वो सेक्युलर जहन के सारे मुसलमान हिंदू जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं, जो खड़े हुए हैं आज परेशान है, वो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस मुल्क में खड़े हुए हैं। यहाँ प्रॉब्लम इन्होंने खड़ा कर दिया है एक मुद्दा बनाने के लिए। मैं समझता हूँ कि इस बार वो फेल हो गए। वो मुद्दा वो काम नहीं करेगा जो मुद्दा इससे पहले कम्युनलिज्म ने किया था, या सबका साथ सबका विकास ने किया था, या किसी किस्म का जो है बीफ है। ये होने वाला नहीं है। लोग अब जागरूक हो चुके हैं। जो मसला था ना कि भाई ये आदमी कुछ करेगा, ये पार्टी कुछ करेगी, वो आज ठंडा पड़ चुका है। अब ये ठंडे को गर्म करने के लिए ये वक्त बहुत कम है। ये होने वाला नहीं है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया और स्टूडेंट्स को भड़का दिया। बहरहाल आदिल साहब का ये कहना है कि जिस तरीके से इस वक्त माहौल देखा जा रहा है मुल्क में, और जिस तरीके से जिस नेशनलिज्म का फ़रोग़ इस वक्त मरकज़ी सरकार चाहती है, वो हमारे मुल्क का अपना नेशनलिज्म नहीं है। हमारे मुल्क में कसरत में वहदत, ये हमारे मुल्क का नारा है। और बहरहाल देखना है कि बहुत सारे एक दूसरी बात ये भी बहरहाल आपने दौरान गुफ्तगू कही कि अपोजिशन बहरहाल इस वक्त कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन इन रियासतों में जो रियासती वहाँ के जो हालात हैं वो, और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में मरकज़ी सरकार को इस मौजूदा हालात के सिनेरियो में एक सबक सिखाने का काम कर सकते हैं। और इस वक्त जैसा कि आपने ये भी कहा कि मोदी लहर ने जिस तरीके से गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में काम किया था, उस तरीके का भी इस वक्त कोई ख़ास लहर देखी नहीं जा रही है। बहरहाल आदिल मोहम्मद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे स्टूडियो से तशरीफ़ लाए और हमारे नाज़रीन के साथ अपने ख़यालात को शेयर किया है। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक़्ते नज़र का आज यहीं पर अख्तिताम होना चाहता है। अपने मेज़बान मोहम्मद इस्लामुद्दीन को पूरी मुनसिफ टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें मुनसिफ टीवी। खुदा हाफ़िज़।